विमल जी, आप भारतीय जनता पार्टी में कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, बताइए। मैं तो बचपन से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमारी मदर पार्टी है। जब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी, आज से लगभग 25 वर्ष पहले, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में मैंने कार्य करना राजनीतिक जीवन में शुरू किया। विमल जी, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। आज जो मेरी पहचान है वो तीखे सवालों के लिए है और आज पहली बार हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये विमल भदौरिया हैं, पूर्व में समाजवादी पार्टी से इटावा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और बड़पुरा से पूर्व में ये ब्लॉक प्रमुख भी रहे और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एक युवा गद्दावर नेता की भूमिका में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जनाब विमल जी, 2022 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और आप जहां बैठे हो, मैं ये कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है, जहां समाजवादी पार्टी का डंका बजता है। आपको कैसे लगता है कि 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी से इटावा की सीट निकाल पाओगे, बताइए। कभी यहाँ समाजवादी पार्टी का डंका बजता था, लेकिन अब ये जो इटावा है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 2017 में भी इटावा की दोनों सीटें, इटावा सदर और भरतना जो सुरक्षित सीट है इटावा जिले की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे और विगत 5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य योगी आदित्यनाथ जी की जो राष्ट्रवादी सरकार है उसके नेतृत्व में इस प्रदेश में हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने और इस इटावा की जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है कि एक बार फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, जिसमें इटावा सदर और भरतना दोनों सीटें जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं वर्तमान में इटावा से। भारतीय जनता पार्टी ने इटावा में 4.5 साल में क्या विकास किया, बताइए आप। सबसे पहला तो इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की। विमल सर, वो योजनाएं कागजों पे चल रही हैं? नहीं विमल सर, जमीन पे कुछ नहीं है। विमल सर, सवाल शुरू होने वाले हैं अब। जी। मुझे 5 मिनट तो आपको उसमें लग जाते हैं लाने में। जी। हमारे यहाँ सबसे पहला जो विषय था, जो क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी, उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो कानून व्यवस्था का था। लोगों ने कानून व्यवस्था के नाम पर जो व्यवस्था इस प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने 20 वर्षों से फैला रखी थी, उसके खिलाफ जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले तो कानून की राज की स्थापना योगी सरकार ने की। गुंडागर्दी और जो सवाल ले लीजिएगा सर जी, आपकी सरकार में बराबर रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। आप थाने में एनसीआर का आप रिकॉर्ड निकलवाइएगा और सपा का नहीं, क्यों कम, क्यों खत्म क्यों नहीं हुआ? जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं हुआ? जी, अपराध के खिलाफ भारतीय जनता, अरे आप तो जीरो टॉलरेंस लेके आए थे ना। टॉलरेंस नीति है। हाँ, तो फिर कहाँ, फिर क्यों? और सवाल ये है कि पहले भी ये सब होते थे, ठीक है जी, लेकिन कार्रवाई तुरंत नहीं होती थी। अंतर अब इतना है योगी सरकार में कि अगर कोई अपराध होता है तो सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई
ये सरकार करती है और कानून व्यवस्था में बहुत अंतर आया है। आप आम नागरिक से भी ये सवाल कर सकते हैं कि पूर्व की सरकारों में और वर्तमान की सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, तो आपको निश्चित इसका जवाब मिलेगा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। संक्षिप्त में बताइए सर कि आपकी सरकार 2022 में रिपीट होगी तो कैसे होगी? 30 सेकंड में सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ऐसा कोई कारण नहीं है, लोग उस अराजकता को भूले नहीं है जो क्षेत्रीय दलों के शासन में इस प्रदेश में अराजकता थी। जातिवाद हावी था, वर्गवाद हावी था, नौकरी जाति को देख के मिलती थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसा ले दे के किया जाता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो योग्य व्यक्ति थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था। और जो विकास की बात अखिलेश यादव जी तमाम मंचों पर, तमाम चैनलों में कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर अखिलेश जी ने इतना ही विकास 2012 में जब वो सत्ता में आए थे, अगर इतना ही विकास का उनका मॉडल इतना ही अच्छा था, इतना विकास इस उत्तर प्रदेश में किया है, तो फिर 2 से 12 से उनकी 47 सीटें कैसे आ गई? ये मेरी तरफ से आप जब उनसे कभी उनका इंटरव्यू लेना तो ये सवाल कर लेना कि अगर उनकी सरकार ने इतना विकास किया था, लोग उनके विकास से इतने ज़्यादा संतुष्ट और प्रभावित थे, तो फिर उनको इतनी न्यूनतम सीटें कैसे 2017 के आम चुनाव में मिली? मैंने सवाल किया है और सवाल में उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है और झूठ बोल के जुमलेबाजी करके उन्होंने जनता को भ्रगलाया है और जनता विकास भूल गई और जुमलेबाजी में फंस गई और हम 224 से 40 पे आ गए और वो 350 पार कर गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन मुद्दों को लेके हुई है, जिन इशूज़ को लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी में और करनी में एक अंश मात्र का भी अंतर नहीं है। चलिए हम बताते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जितनी चीजें थी, आप चाहे 2017 का उत्तर प्रदेश सरकार का ले लीजिए, चाहे आप 2014 का केंद्र सरकार का ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे पहले लड़ती रही है, ऐसा कोई काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा न किया हो। लोग पहले कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विपक्षी लोग कहते थे जो राम में, जिनकी राम में आस्था नहीं, आपने जो राम का अस्तित्व, भाजपा ने बनवाया राम मंदिर? हम और किसने? भाजपा ने बनवाया। बिमल भदौरिया कह रहे हैं, जब राष्ट्रवादी बिमल भदौरिया कह रहे हैं भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। बिमल भदौरिया कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता युवा बिमल भदौरिया कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, अभी करोड़ों के आस्था के प्रतीक है राम, और उस आंदोलन, सवाल को मुंह मोड़ दिया सर आपने, सवाल का आंसर मोड़ दिया। सुन लीजिए जी, आप हमारे मुंह में अपने शब्द न डालें प्लीज। जो राम मंदिर का विषय है, 450 पौने 500 वर्षों से जो इस राष्ट्र पर एक कलंक लगा था, उस कलंक को धोने में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है सर। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया। वातावरण तब बनाया जब सर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनवाया गया। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये तो उन लोगों की हार है, ये उन लोगों की हार है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ये कहते थे राम तो एक काल्पनिक पात्र है। ये तो उन लोगों की हार है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और उस स्थान पर, उस जन्म स्थान पर सैकड़ों वर्ष पूर्व बाबर के सेनापति ने एक मस्जिद वहां पर बना दी थी। वो ढांचा उस समय कारसेवकों ने गिराया और इसके बाद फैसला सुप्रीम कोर्ट में। हमारी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना, सबने माना, सब लोग मानते हैं देश में। लेकिन लड़ाई जो लड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी और आम हिंदू समाज के लाखों करोड़ों लोगों ने जो आस्था की लड़ाई लड़ी है, ये उनकी जीत है और उस संघर्ष के कारण राम मंदिर बन पाया। अच्छा विमल जी, 2022 में जो चुनावी मुद्दे होंगे आपके जी, जो यूपी में जाएंगे आप लेके, क्या क्या जाएंगे, क्या क्या सौगात है आपकी थाली में जो आप पब्लिक के समझ परोसेंगे? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था,
जब लोगों का जीवन सुरक्षित होगा तभी तो लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मुहैया हो, शिक्षा है जो हमारी बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन है। आपने ये सवाल नहीं किया लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 4.5-5 वर्षों पूर्व आप तमाम गांव में प्राइमरी स्कूलों में जाके देखिए, जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार ने बनाया है, दिल्ली के स्कूल फेल है। उत्तर प्रदेश में अब कोई ऐसा प्राइमरी विद्यालय नहीं है, बेसिक विद्यालय नहीं है जिसमें शौचालय ना हो, जिसमें अच्छी पानी की व्यवस्था ना हो, जिसमें अच्छी बिल्डिंग ना हो, जिसमें टाइल्स ना लगे हो, जिसमें फर्नीचर ना हो। हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था क्या थी आज से 5 वर्ष पूर्व? विद्यालयों की क्या हालत थी? छत नहीं थी विद्यालयों में, पानी नहीं पीने को था बच्चों को, बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। इस सरकार ने जो शिक्षा के सुधार में ऐतिहासिक कदम उठाया है, इतना बजट दिया है, तो पहला ये कदम है शिक्षा का कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा विभाग का डेवलप किया है। कोरोना काल में जब बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे थे, ये ऐसी सरकार थी जिसमें शिक्षकों को विद्यालय में आना पड़ा और ड्यूटी देनी पड़ी। और अब जो तीसरा चरण है क्वालिटी एजुकेशन का, तो हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे शिक्षक भर्ती हों और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसमें बहुत ऐतिहासिक काम इस प्रदेश की सरकार ने किया। आप कोई भी विद्यालय आप चेक कर लीजिए, किसी भी गांव में जाके। विमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय में से जो चैनल के लिए जो टाइम दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपको। 30 सेकंड में आप कोई महत्वपूर्ण संदेश देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, इटावा की जनता को आप देना चाहेंगे? मैं इटावा की सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने 2014 में और फिर 2017 में एक ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था, और 2014 और 19 में माननीय मोदी जी और 2017 में आदरणीय योगी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, इस प्रदेश में संगठित अपराध के खात्मे के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के समन्वित रोजगार के लिए मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस प्रदेश में हम सब मिलकर एक बार इस भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। जो कई वर्षों की क्षेत्रीय दलों का कुशासन था, जो कई वर्षों का क्षेत्रीय दलों का जो फेलुअर था, इस प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश बना दिया था। इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, एक विकासशील प्रदेश बनाने के लिए हम सब 2022 में एक बार पुनः योगी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद सर।